कई दिग्गजों का भविष्य तय करेंगे 5 राज्यों के चुनाव। राज्यों के नेताओं का दिल्ली की सियासत में प्रवेश का दरवाजा भी खुलेगा। 2024 में मोदी बनाम कौन के सवाल का जवाब भी मिलेगा 3 दिसंबर को। चुनाव मैदान में उतरने वाले सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों के दमखम की भी होगी परीक्षा। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। हिंदी पट्टी के 3 समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की बिसात बिछ गई है, जिसके नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। ये नतीजे निश्चित रूप से राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करेंगे, लेकिन साथ ही इनके कई दूसरे सियासी पहलू भी हैं। इन चुनावों को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल ही नहीं कहा जा सकता है, बल्कि यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राजनीतिक भविष्य की दिशा और दशा में बड़ा योगदान भी देगा। इसके अलावा इन चुनावों के नतीजे कई नेताओं के राजनीतिक भविष्य की पटकथा लिखेंगे। वास्तव में 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव राजनीतिक दलों के अलावा कई दिग्गजों के लिए भी करो या मरो का चुनाव होगा। भाजपा और कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों के बीच चल रही देश स्तरीय रस्साकशी के साथ 2024 में मोदी बनाम कौन के सवाल का जवाब भी 3 दिसंबर को मिलेगा। भाजपा जहां इस चुनाव में सामूहिक नेतृत्व के साथ उतरने की घोषणा कर चुकी है, वहीं कांग्रेस के अलावा तेलंगाना की भारत राष्ट्र समिति और मिजोरम की मिजो नेशनल फ्रंट के राजनीतिक सफर की गति भी यह चुनाव तय करेगा। सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों के विधानसभा चुनाव में उतरने के बाद यह भी तय है कि इनके दमखम की कड़ी परीक्षा होगी। क्या होगी इन 5 राज्यों के चुनावी मुकाबले के बाद की तस्वीर और कैसे तय होगा आगे का सफर, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। चुनाव आयोग द्वारा 5 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही इन राज्यों में चुनावी बिगुल बच गया है। इन चुनावों के बारे में जैसा कि अक्सर कहा जा रहा है कि यह अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है, लेकिन इसके साथ ही यह चुनाव देश की राजनीतिक दशा भी तय करेगा। इस लिहाज से इन चुनावों को सत्ता संग्राम का सेमीफाइनल कहा जा सकता है। इन चुनावों के जो भी नतीजे होंगे, उनका असर लोकसभा के चुनावों में न सिर्फ परिलक्षित होगा, बल्कि 2024 के नतीजों का धुंधला संकेत भी मिलेगा। हालांकि पिछली बार यानी 2018 में इन राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों का अनुभव बताता है कि राज्यों के चुनाव नतीजों का असर लोकसभा चुनावों पर नहीं पड़ता है। 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस को अच्छी सीटें मिली, लेकिन लोकसभा चुनाव में इन राज्यों में नतीजे ठीक इसके विपरीत रहे। दूसरी बात इन चुनावों के लिए भाजपा की रणनीति को लेकर है। भाजपा ने किसी भी राज्य में अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित नहीं किया है और उसने सामूहिक नेतृत्व की बात की है, जबकि कांग्रेस के पास 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में क्रमशः कमलनाथ, भूपेश बघेल और अशोक गहलोत जैसे बहुत स्पष्ट और दमदार चेहरे हैं। तेलंगाना में भी केसीआर बहुत दमदार नेता हैं। यह चौंकाने वाला है कि जो भाजपा राष्ट्रीय चुनाव में विपक्षी दलों की इस बात के लिए आलोचना करती है कि उनके पास मोदी का मुकाबला करने के लिए चेहरा नहीं है, वहीं विधानसभा चुनाव में सामूहिक नेतृत्व की बात करती है और उसके पास राज्यों में मुकाबले के लिए कोई दमदार चेहरा नहीं है। लेकिन असली बात यह है कि इन चुनावों में लड़ाई मोदी बनाम कमलनाथ, मोदी बनाम बघेल, मोदी बनाम गहलोत, मोदी बनाम केसीआर ही होने वाला है। इसलिए भाजपा की रणनीति किसी की समझ में नहीं आ रही है। तीसरी बात यह है कि इन विधानसभा चुनावों का परिणाम मिला जुला हो सकता है। फिलहाल मध्य प्रदेश में कांग्रेस आगे नजर आ रही है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मतदाताओं में भारी आक्रोश है और सबसे ज्यादा सत्ता विरोधी रुझान इस बार सभी क्षेत्रों में विधायकों के खिलाफ है। बावजूद इसके भाजपा वहां सीना ठोक कर कह रही है कि यहां उसकी सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ में कुछ हद तक भूपेश बघेल की स्थिति बेहतर कही जा सकती है। उन्होंने न केवल पार्टी के अंदरूनी असंतोष को खत्म किया,
बल्कि टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाकर सरगुजा संभाग की 14 सीटों पर भी अपनी स्थिति मजबूत बना ली। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में उन्होंने नरवा, गरुआ, धुरवा, बाड़ी योजना के जरिए विकास का जो मॉडल पेश किया उससे लोग खुश हैं। इसमें कई योजनाएं हैं जो लोगों द्वारा पसंद की गई है। सरकार द्वारा गोबर खरीदने की योजना से महिलाओं की जिंदगी पर असर पड़ा है और उनके हाथों में पैसा आया है। अपनी कद्दावर छवि, ग्रामीण जनता से संपर्क, महिलाओं का भरोसा और संस्कृति से जुड़ाव के साथ साथ बघेल के पक्ष में एक बात यह भी जाती है कि उनके सामने भाजपा का कोई कद्दावर नेता नहीं है जो उन्हें चुनौती दे सके। हालांकि इधर भाजपा ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर आक्रामक रुख अपनाया है। वहीं क्षेत्रीय स्तर पर कुछ दल ऐसे हैं जो बघेल के लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं। राजस्थान में विधायकों के खिलाफ सत्ता विरोधी रुझान है। यह माना जा रहा है कि तमाम कोशिशों के बावजूद अशोक गहलोत के लिए रास्ता आसान नहीं है। यहाँ कहने को तो सचिन पायलट शांत हो गए हैं, लेकिन अंदर खाने ऐसी स्थिति नहीं है। फिलहाल कांग्रेस के लिए यहाँ मुश्किल लग रहा है। भाजपा का चेहरा राजस्थान में कौन होगा, इसको लेकर चर्चा तो है, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया भाजपा का चेहरा तो नहीं ही होंगी। उनकी जगह दिया कुमारी का चेहरा सामने आ सकता है, लेकिन यह अभी पर्दे के पीछे है। उसी तरह मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान भाजपा का चेहरा नहीं होंगे। इसका संकेत तो भाजपा हाईकमान ने दे ही दिया है। शिवराज चौहान मेहनत कर रहे हैं और उन्हें टिकट भी मिला है, लेकिन भाजपा नेतृत्व उन्हें वहां चेहरा नहीं बना रहा। उसी तरह छत्तीसगढ़ में रमन सिंह सामने नहीं आए, जिसकी अपेक्षा की जा रही थी। राज्य में भाजपा के पास नेतृत्व की कमी है, लेकिन कहा जा रहा है कि अंतिम क्षण में ध्रुवीकरण का खेल खेला जाएगा। बता दें कि राजस्थान में कन्हैया लाल नामक एक दर्जी की हत्या हुई थी, जिसका हाल में प्रधानमंत्री ने भी अपनी एक सभा में जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उसी दिन से ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में अंदर ही अंदर ध्रुवीकरण चल रहा है। अब यह किस हद तक काम करेगा और कई चुनौतियों को पार करने वाले अशोक गहलोत इससे कैसे निपटेंगे, ये देखने वाली बात होगी। कन्हैया लाल की हत्या का मुद्दा ऐसा वैसा नहीं है, यह कांग्रेस के गले की फांस बनेगी। अब बात तेलंगाना की। 5-6 महीने पहले तक वहां बीआरएस बनाम भाजपा की बात हो रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वहां बीआरएस बनाम कांग्रेस की बातें होने लगी हैं। यानी कांग्रेस ने वहां अपनी जमीन मजबूत की है तो भाजपा चर्चा से बाहर हो गई है। केसीआर के खिलाफ भी सत्ता विरोधी रुझान है, पर क्या कांग्रेस खुद को इतना मजबूत कर पाएगी कि केसीआर को सत्ता से हटा दे, क्योंकि उन्होंने भी सामाजिक कल्याण योजनाएं खूब चलाई हैं, जिन्हें फ्रीबी कहा जाता है और जिसका जिक्र चुनाव आयोग ने भी किया है। केसीआर यहाँ क्षेत्रीयता का कार्ड भी खेलेंगे। इसके अलावा केसीआर के राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश की जद्दोजहद को भी इस चुनाव से साफ संकेत मिल जाएगा। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट MNF की सरकार है, जो एनडीए में शामिल है, लेकिन वहां मुख्य लड़ाई MNF और कांग्रेस के बीच है। हालांकि एक नई पार्टी जोरम पीपुल्स मूवमेंट का राज्य में प्रवेश हुआ, जो युवाओं को लुभा रहा है। इस कारण जोरमथंगा को कड़ी चुनौती मिल रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस मिजोरम में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाती है या नहीं। हालांकि मणिपुर की अशांति का मिजोरम के चुनाव पर असर पड़ना लाजमी है, क्योंकि कुकी जनजाति के बहुत से लोग वहां से भागकर मिजोरम पहुंचे हैं। अब यह देखना भी दिलचस्प होगा कि मणिपुर की घटनाओं का असर इन चुनावों पर कितना पड़ता है। एक और बात है, विपक्षी गठबंधन INDIA में शामिल आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने की बात की है, जो जाहिर है कांग्रेस के लिए परेशानी पैदा करेगी। इससे INDIA गठबंधन के भविष्य पर भी असर पड़ सकता है। इन राज्य स्तरीय नेताओं के अलावा जो सांसद और केंद्रीय मंत्री इन चुनावों में उतर रहे हैं, उनके दमखम की भी परीक्षा होगी। भाजपा ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में दर्जन भर सांसदों को उतारकर बता दिया है कि वह पूरी तरह
मैन टू मैन मार्किंग की तर्ज पर मुकाबला करेगी। इसकी काट कांग्रेस और दूसरे दल कैसे देंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।